लिबरलिज्म यानी उदारवाद। सुना तो बहुत होगा ये शब्द, है ना? लेकिन इसका मतलब क्या है? कोई कहता है इसका मतलब है सामाजिक प्रगति, कोई कहता है खुली अर्थव्यवस्था। तो भाई एक ही शब्द के इतने सारे चेहरे कैसे हो सकते हैं? और इसका असली मतलब वो क्या है? तो लिबरल, न्यूलिबरल ये शब्द सिर्फ सुनने में भारी लगते हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, मिलकर समझते हैं कि ये सोच, ये विचारधाराएं हमारी दुनिया को असल में कैसे चला रही हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत वादे से। उदारवाद का वो वादा जो एक ऐसी दुनिया की उम्मीद जगाता है जहां शांति हो, सहयोग हो। देखिए 1970 के दशक में ना इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नया आइडिया सामने आया, उदारवाद। इसका मानना एकदम सीधा था कि देश हमेशा लड़ते झगड़ते ही नहीं रहते, वो चाहें तो सहयोग भी कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतंत्र के दम पर। इसी से शांति भी आएगी और समृद्धि भी। अब ये जो ऑप्टिमिस्टिक सोच है ना, ये कुछ बहुत बड़े आइडियाज पर टिकी है। पहला कि जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं वो आपस में लड़ते नहीं हैं। दूसरा, सहयोग करना हमेशा टकराव से बेहतर होता है। तीसरा, इंटरनेशनल लॉ जो है वो देशों के बर्ताव को कंट्रोल कर सकता है। और आखिर में ये मानना कि हम सब, पूरी दुनिया, एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। एडम स्मिथ, नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें अक्सर उदारवाद का जनक माना जाता है। क्या वो सच में इतने आइडियलिस्टिक थे जितना हम सोचते हैं? क्योंकि उनके अपने शब्द कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी फेमस किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में पता है क्या लिखा? उन्होंने लिखा, रक्षा यानी डिफेंस दौलत से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसलिए नेविगेशन एक्ट शायद इंग्लैंड का सबसे समझदारी भरा कमर्शियल नियम है। सोचिए, ये बात तो उनकी आदर्शवादी इमेज पर सीधा सवाल उठाती है। तो यहाँ स्मिथ की दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक वो जो हम सब जानते हैं कि स्मिथ मतलब फ्री ट्रेड, सबके हित में एक हार्मनी। और दूसरी असली तस्वीर जो उनकी अपनी किताबों से निकलती है, जहां वो साफ साफ मानते हैं कि दुनिया में टकराव है और देश की सुरक्षा, नेशनल डिफेंस, सबसे ऊपर है। स्मिथ के लिए मामला बिल्कुल साफ था। अगर आपका पड़ोसी देश अमीर है तो व्यापार के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पॉलिटिक्स और जंग के मैदान में वही पड़ोसी एक बहुत बड़ा खतरा भी है। मतलब ये एक दो-धारी तलवार की तरह था। एक तरफ व्यापार का फायदा तो दूसरी तरफ मिलिट्री थ्रेट का डर। अच्छा, तो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं 20वीं सदी में और देखते हैं कि कैसे बाजार पर आधारित एक नई और ज्यादा पावरफुल सोच ने जन्म लिया, जिसे हम आज जानते हैं नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म के नाम से। ये बदलाव देखिए रातों रात नहीं हुआ। कई दशकों तक सरकारें कीन्सियन मॉडल पर इकोनॉमी चला रही थीं, मतलब सरकार का अच्छा खासा कंट्रोल था। पर फिर आया 70 का दशक और सब कुछ बदल गया। महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ आसमान छूने लगे। पुराने तरीकों से लोगों का भरोसा उठ गया और इसी उथल-पुथल के दौर में थाचर और रीगन जैसे लीडर्स ने एक बिल्कुल नया, बाजार केंद्रित रास्ता पकड़ा। तो सवाल उठता है कि ये नियो लिबरलिज्म आखिर है क्या भला? देखिए, एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सोच है जो मानती है कि अगर इंसानों का भला करना है तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है फ्री मार्केट, प्राइवेट बिजनेस और इकोनॉमी में सरकार का कम से कम दखल। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उसके उलट नियो लिबरलिज्म सिर्फ ये नहीं कहता कि सरकार को रास्ते से हट जाना चाहिए, बल्कि यहाँ तो सरकार का रोल एक आर्किटेक्ट जैसा है। पहला काम बाजार बनाना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पेंशन, इन सब चीज़ों का बाजारीकरण करना। दूसरा काम इन बाजारों की रक्षा करना, अपने पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाना, प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करना। और जब ये पूरा ढांचा सेट हो जाए तब जाकर सरकार थोड़ा पीछे हटती है, रेगुलेशन और सरकारी खर्च कम करती है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसके बेसिस पर इन दोनों विचारधाराओं, लिबरलिज्म और नियोलिबरलिज्म के बीच का अंतर बिल्कुल साफ साफ देख लेते हैं। और यहाँ फर्क जमीन आसमान का है। देखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए मार्केट एक पौधे जैसा है जो अपने आप उगता है अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन नियोलिबरलिज्म के लिए मार्केट एक मशीन है जिसे पहले बनाना पड़ता है और फिर उसकी लगातार देखरेख करनी पड़ती है।
इसीलिए एक तरफ जहां सरकार का रोल सिर्फ एक रात के चौकीदार जैसा है, वहीं दूसरी तरफ वो एक कंस्ट्रक्टर या इंजीनियर बन जाती है जिसका काम है पूरे समाज को मार्केट के हिसाब से बदलना। और तो और डेमोक्रेसी को भी एक खतरे की तरह देखा जाता है जिसे मार्केट के लिए कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो ये सब जो बातें हो रही हैं ना, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी सोच है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली पॉलिसीज बनाती है। इन्हीं आइडियाज से निकली वॉशिंगटन कंसेंसस नाम की पॉलिसीज, और ये पूरी दुनिया में फैल गई। इसका मतलब क्या था? सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करना, जिसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। बिजनेस पर से नियम कानून हटाना यानी डीरेगुलेशन। लोकल मार्केट को विदेशी कंपटीशन के लिए खोल देना। सोशल प्रोग्राम्स पर सरकारी खर्च में कटौती करना। और बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और अमीरों के लिए टैक्स कम कर देना। और इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं, हमारे कल्चर, हमारी सोच पर भी पड़ा। एक आदर्श नागरिक की परिभाषा ही बदल गई। अब आदर्श नागरिक वो है जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो अपनी ह्यूमन कैपिटल मतलब अपनी स्किल्स में खुद इन्वेस्ट करने के लिए जिम्मेदार है। अब ग्रुप में मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह इंडिविजुअल जिम्मेदारी और कंपटीशन ने ले ली। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या मार्केट को सबसे ऊपर रखने की इस जिद ने हमारी दुनिया को इतना बदल दिया है कि हमारा समाज ही एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है? एक ऐसी जगह जहां हर चीज की, हर रिश्ते की एक कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने आसपास, अपनी जिंदगी में खोजना होगा।